हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है गठबंधन की राजनीति। ये 12th के लिए इम्पोर्टेंट है और बीए इसके अलावा जहाँ जहाँ पे पॉलिटिकल सब्जेक्ट की बात आती है तो वहाँ पर ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं गठबंधन। और जैसा नाम से ही आपको पता है गठबंधन, ठीक है ना, यानी बंधन का मतलब होता है कोई एक अकेला तो बंधन बना नहीं सकता है। तो एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा जो व्यक्ति होते हैं या समूह होते हैं वो आपस में मिलते हैं तब गठबंधन की शुरुआत होती है। ये हम गठबंधन की बात कर रहे हैं राजनीति के अंदर। तो राजनीति के अंदर गठबंधन की बात करें तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर एक गठबंधन करते हैं। जैसे पता है कि लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, कितना बहुमत चाहिए। अब बहुमत की जैसे बात करें तो लोकसभा में जैसे टोटल सीटें हैं 552 जो सीटें हैं, अब उसकी आधी सीटें हैं, आधी से एक आध अधिक जो उसको कहते हैं गठबंधन। तो समझ लीजिए जैसे कांग्रेस है, अब कांग्रेस ने सीटें जीत तो ली, गठबंधन जैसे मान लीजिए होना चाहिए था 272 यानी 272 के आसपास गठबंधन होना चाहिए, 273-74 के आसपास। लेकिन जो कांग्रेस है वो 250 सीटें ही जीती गई है, या भाजपा 250 सीटें जीती है, तो अब वो सरकार नहीं बना सकती क्योंकि बहुमत वाली ही सरकार होती है, यानी लोकसभा में जो बहुमत पार्टी होती है वही सरकार बनाती है। तो जैसे मान लेते हैं 250 सीटें जीती हैं, अब वो बहुमत की तरफ नहीं है तो फिर वो क्या करती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से गठबंधन करती है, दूसरी पार्टी को कहती है कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। तो मान लीजिए जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस की 250 सीटें थी, अब दूसरा जो दल है उससे वो मिल गया, ठीक है ना, जैसे ए बी कोई भी अलग दल है तो ए है कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है तो ए के पास 15 सीटें हैं, अब वो 15 आ गई कांग्रेस के साथ तो कितनी होगी 265 होगी, अभी भी कम है तो एक और दल को मिलाना पड़ेगा। तो कांग्रेस से किसी एक और दल को, जैसे बी एक पार्टी है उसको कहती है तो उसकी भी 15 सीटें थी, तो इस तरह से 280 सीटें हो गई। अब 280 सीटें हो गई इट मीन्स वो गठबंधन के लिए तैयार है। तो मतलब वे तीनों जो दल हैं आपस में मिलेंगे और मिलकर समझौता करेंगे और कहेंगे कि हम सरकार बनाएंगे, तो वो तीनों मिलकर बहुमत साबित करते लोकसभा में और गठबंधन इस तरह से बनता है। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 12th और कंपटीशन लेवल के। तो आपको ध्यान रखना है जो गठबंधन की जो राजनीति है वह भारत में कब से शुरू हुई, गठबंधन राजनीति की क्या विशेषता है, और सबसे इम्पोर्टेंट गठबंधन से फायदा है या नुकसान है, ठीक है ना, क्या हो सकता है भारतीय राजनीति में गठबंधन का। और तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारतीय राजनीति की जब बात करें तो 3 लोकसभा चुनावों तक, प्रथम 3 चुनावों तक कांग्रेस एक दल प्रभुत्व सरकार रही थी, तब तक तो गठबंधन की कोई दिक्कत नहीं थी। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस से है वो केंद्र में थोड़ी कमज़ोर हो गई, सरकार तो बनी थी बट वो कमज़ोर हो गई। तो इस तरह से समय एक ऐसा आया 1977 1977 में, तब कांग्रेस है वह केंद्र सरकार मतलब केंद्र में मजबूत नहीं रही और एक गठबंधन की सरकार, सर्वप्रथम गठबंधन की सरकार बनी। वह भाजपा के द्वारा, भाजपा के सहयोगी दल से 5 दल उसके साथ मिले और ये भाजपा ने सरकार बनाई जिसके प्रधानमंत्री, यानी इस गठबंधनी सरकार के, पहली गठबंधनी सरकार 1977 में बनी और उसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो इस तरह से हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे कि कौन कौन सी व्यवस्थाओं के तहत कब कब गठबंधन बने, कौन प्रधानमंत्री बने, और फिर हम एंड में देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है तो उसको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है तो इट मीन्स आपको ये समझना है। आप फालतू का डाटा यूज करोगे, अगर वही आप यहाँ पे समझ रहे हो ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो ध्यान रखना है। हम अभी चर्चा करेंगे कि कब कौन सी पार्टियाँ बनी, कौन सा पार्टी बनने के बाद गठबंधन रहा वो विफल हो गया, और इसके बाद उसकी सफलता, गठबंधन सरकार है तो उसके नुकसान क्या, फ़ायदा क्या, वो हम समझेंगे। तो एंड स्टार्ट करते हैं और इसके आगे हम देखते हैं। तो अभी ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आपका क्या दायित्व बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ठीक है ना, ताकि आप अच्छा काम दूसरों के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आगे देखते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना, गठबंधन के बारे में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया होगा। अब आइडिया मिल गया है तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपके सामने जो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो हाईलाइट हो रहा है वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1977 के आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस केंद्र में हार गई और लोकसभा बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती, तो 5 दलों ने मिलकर
जनता पार्टी, ध्यान रखना, जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और कहने को तो प्रधानमंत्री मोरारजी की जनता सरकार थी, लेकिन इसमें शामिल दल जो थे उनमें एक जैसा व्यवहार नहीं था। अब गठबंधन तो बनता पता है ना कि जैसे पार्टनरशिप होती, तो पार्टनरशिप में बिजनेस कब चलता है, जब एक दूसरे पर विश्वास हो और मिलकर चले, तभी वो पार्टनरशिप सक्सेस होती है। लेकिन यहाँ पे जब गठबंधन पहला बन तो गया, लेकिन फिर खुद क्या हुआ, भाजपा की पार्टी में आपस में जो मिले दल थे उनमें विचार मतभेद हुआ, और वो भाजपा पार्टी जो पहली गठबंधन सरकार थी वो लंबे समय तक नहीं चली। और एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो गठबंधन सरकार है, इसको एक तरह से हम यहाँ पे नाम देंगे मिली जुली सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिली जुली सरकार। ये ध्यान रखना, सरकार जैसे रही, सत्ता में भागीदारी सभी गुट इस बात के लिए सजग रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यही है कि गठबंधन जो सरकार होती है ना, गठबंधन सरकार, उस गठबंधन सरकार में होना क्या चाहिए कि तालमेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। लेकिन तालमेल न होने की वजह से ही दिक्कतें आती रहती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 1985 में कांग्रेस बनी थी, ठीक है ना। और इसके बाद कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत कांग्रेस में जब कांग्रेस कमजोर क्यों हुई, हम वह विस्तार से समझ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये आपको प्लस मार्क्स दिलाएगा अगर आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो अच्छे से समझा है तो आपका गठबंधन से जुड़ा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो 1969 में कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई थी। कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस ओ और दूसरा जिसका नेतृत्व ओ का नेतृत्व कर रहे थे के कामराज, और कांग्रेस आर का नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी। 1969 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस आर है वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी। उसने सीट दर्ज मतलब चुनाव में जीत दर्ज कर ली। लेकिन टोटली कहें कि जब खुद कांग्रेस का विभाजन हुआ तो टोटल जो राउंड अप सीटें हुआ करती थी उससे 78 सीटें उनको कम मिली। फिर 1971 की बात करें तो 1971 में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए जनसंघ ओ स्वतंत्र पार्टी एसएसके डेमोक्रेटिक फ्रंट एनडीएफ का गठन हुआ। और इस तरह से कह सकते हैं कि इसे स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का पहला गठबंधन कहा जाता है। लेकिन वास्तव में गठबंधन 1977 को हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उस समय बस सरकार में आई थी, लेकिन ये गठबंधन होते हुए भी ये गठबंधन पूरी तरह से विफल रहा, क्योंकि 352 सीटें प्राप्त हुई थी और एनडीएफ को विपक्ष में बैठना पड़ा था। इस तरह से अब 1975 से 76 के बीच हुआ क्या कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया, और यह आपातकाल जो उनके द्वारा गतिविधि कार्रवाई की गई, यह एक तरह से उनके द्वारा नुकसानदायक होता है। मतलब उनको नुकसान हुआ था इस गठबंधन की राजनीति से। मतलब शुरुआत में जब उन्होंने आपातकाल लगाया अपने राजनीतिक मंशों को पूरा करने के लिए, तो इसका खामियाजा कह सकते हैं कि जो दिक्कत है वो किसको भुगतनी पड़ी, खुद कांग्रेस पार्टी को। और इसके बाद वाले चुनाव में देखो 1977 में आपातकाल लगाया, उसके बाद में 77 का समय आया लोकसभा चुनाव। तो ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल समेत लगभग पूरा विपक्ष मैदान में उतरा, और विपक्ष की एकता के सामने इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो हार गई थी। और इस तरह से जनता पार्टी ने 520 में से 330 सीटों पर सीट प्राप्त की और मोरारजी देसाई है वो प्रधानमंत्री बने थे। फिर इस तरह से ये लंबे समय तक नहीं चली, और राजनीति के अलग होने के बाद जनता धर्मनिरपेक्ष पार्टी बना ली, और 1969 में सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने से ये सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, अविश्वास प्रूव हो गया और सरकार विफल हो गई। तो इस विफलता के बाद एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दिया गया, और कांग्रेस ने 1980 से 84 के बीच में भारी दर्ज की, और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उठी सहानुभूति से विपक्ष का सफाया हुआ। मतलब एक इससे भी राजनीतिक मंशा पूरी, कहने का मतलब पॉलिटिक्स एक खतरनाक गेम की तरह ही है, तो एक का नुकसान दूसरे को फायदा जरूर पहुंचाता है। तो उस समय कांग्रेस ने 401 सीटें दर्ज कर दी गई, मतलब सीटें जीती सहानुभूति का फायदा लेते हुए। 1989 में चुनाव में वीपी सिंह ने तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुद्रिक कड़गम और असम गणेश परिषद ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। इस गठबंधन को वाम मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी से बाहर से समर्थन मिला था। यह मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ था। अब 1991 में आप ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात कहता हूँ वो 1991 की हम बात कर रहे हैं। तो 1991 में हुआ क्या? 1991 में ने अपने जो बात करें अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी, और
इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो आप सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि हम जो ये बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो इसमें फिर क्या हुआ कि 1991 में चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत मिला नहीं। 1991 में किसी को नहीं मिला। तो उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के बनी थी, सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है ना, तो बाद में अजीत सिंह ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा ने बाहर से समर्थन देकर कांग्रेस की सरकार बनी। 1994 में आपको ध्यान रखना है, बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 184 सीटें हासिल की, लेकिन बहुमत से दूर थी। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो वाजपेयी को जब मौका मिला तो उन्होंने संसद बहुमत साबित करने की कोशिश की, लेकिन मौका देने के उपरांत भी ये पूरी तरह से बहुमत साबित नहीं कर पाए। 13 दिन में ही इनकी सरकार है वो गिर गई 1996 में। और इसके बाद देवगौड़ा ने नेतृत्व में जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, TGDP, AJP, वाम पक्ष, इन्होंने 4 दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई और इस पार्टी के द्वारा बाहर से कांग्रेस ने इसे बाहर से समर्थन दिया और ये बहुमत है वो चल पड़ा। लेकिन फिर ये भी, इसमें भी कांग्रेस ने वापस देवगौड़ा को जो बहुमत आपने मत दिया था, कहने का मतलब जो सपोर्ट दिया था, वो बाहर अपने हाथ वापस ले लिया और इस तरह से देवगौड़ा की सरकार गिर गई। और इसके बाद के गुजराल प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने DMK को बाहर से समर्थन देने की मांग पूरी की। इसे संयुक्त मोर्चे का समर्थन है वो वापस दिया। कहने का मतलब है गठबंधन में ये हो रहा है कि एक बार सरकार बन रही है, किसी ने सपोर्ट दिया वापस गिर जाती है, सपोर्ट दिया वापस गिर जाती है। तो 1998 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जनता दल और ये बहुत सारे, कहने का मतलब 16 दलों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और DIMK ने समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर गई। और 1999 में 13वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 16 लोक दलों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वेरी इंपॉर्टेंट है, NDA का गठबंधन है वो 13वीं लोकसभा में 16 दलों के साथ मिलकर हुआ था। और इस तरह से इस चुनाव में NDA ने 299 सीटें जीत कर सरकार बनाई और बाद में NDA नेशनल कॉन्फ्रेंस, मिजो नेशनल फ्रंट, इसके और ये सभी दल हैं वो इसके साथ मिल गए और इस तरह से गठबंधन की संख्या भारत सरकार में पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाई। तो ये प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि गठबंधन की सरकार ने पूरे 5 साल काम की। वो गठबंधन सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी और 1999 में 13वीं लोकसभा थी। ये आप ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर 2004 की हम बात करें तो कांग्रेस ने वापस अपना गठबंधन कह सकते हैं, उन्होंने गठबंधन बनाया और गठबंधन के साथ ही सीटें मिली। और 2008 की बात करें तो 2008 में जो वाम मोर्चा ने भारत और अमेरिका के बीच मध्य रहे नागरिक परमाणु समझौते का विरोध करते हुए UPA से अपना समर्थन वापस ले लिया और हालांकि UPA ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया और सरकार बच गई थी, यानी 2008 में UPA की सरकार रही। 2009 में UPA को अकेले को 262 सीटें मिली और कांग्रेस ने 206 सीटें कांग्रेस अकेले को मिलेगी और UPA को टोटल 262 मिली थी। कांग्रेस के नेतृत्व लगभग दूसरी बार गठबंधन बना। 2014 में इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, 2014 में बीजेपी की अगुवाई में 336 सीटें जीती, जिसमें अकेले बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई क्योंकि कांग्रेस से जो बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो 44 सीटों पर सिमट गई। UPA को सिर्फ 59 सीटें पर जीत मिली और इस तरह से कांग्रेस कम सीटें होने के कारण इस समय लोकसभा में कोई भी विपक्ष दल नहीं है और इतना मजबूत दल नहीं रहा। फिर भी ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि 1950 से लेकर 1977 तक विपक्षी दल नहीं था, लेकिन अब हमें देखने को बार बार मिलता है कि एक है वो बहुमत वाला NDA केंद्र में होगा, ठीक है, सरकार में, तो उसका विपक्ष है UPA हुआ करता है। तो अब भारतीय राजनीति में क्या है कि गठबंधन 2 महत्वपूर्ण गठबंधन है और दोनों गठबंधनों में एक दल है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि गठबंधन का इतिहास हमने जान लिया है, गठबंधन की जो व्यवस्था है कब से शुरू हुई, कब तक ये चलती रही। तो अब हम देखेंगे कि जो 2014 में था, ठीक है ना, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 2014 में था जो गठबंधन, तो इस गठबंधन में ये 16वीं लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी? 16वीं। वर्तमान में 16वीं लोकसभा है वो 2014 से 19 तक थी और इसके बाद गठबंधन की जब बात कर रहे हैं तो 2019 से 24 तक ये 17वीं लोकसभा है और दोनों में भाजपा पार्टी वो बहुमत में है और इसके जो प्रधानमंत्री नेता है वो PM मोदी जी हैं। अब यहाँ पे देखें, अकेली देखो, अब भाजपा के साथ ये भाजपा का यहाँ पे NDA है, ध्यान रखना, और
इसने टोटल कितनी सीटें जीती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है टोटल सीटें तो इन्होंने जीती 336, लेकिन खुद अकेले भाजपा ने जीती थी 16वीं लोकसभा में 282। ये डाटा आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, तो उस समय दूसरा कौन सा दल था, यूपीए। कौन सा था, यूपीए, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल थे। तो कांग्रेस से वो 44 सीटें प्राप्त कर पाई थी और उसके पूरे गठबंधन को मिलाकर टोटल सीटें कितनी हो गई थी, 59 ही होगी। और इधर कितनी हो गई थी, 336। और अकेले भाजपा ने 282, यानी मोदी जी की लहर का यहाँ पे कमाल हुआ था। तो इस तरह से गठबंधन जो भारतीय राजनीति की अब नियति बन चुके हैं, और दो प्रकार के गठबंधन हैं। एक गठबंधन जो चुनाव के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांतों की ताक पर रखते हैं, और दूसरा वे ऐसे गठबंधन जो चुनाव में एक दूसरे का विरोध करने के लिए करें, यानी दो गठबंधन की व्यवस्था होती है। एक तो गठबंधन जो सरकार बनाता है, दूसरा जो उसका कमियां निकालते हैं, विपक्ष होता है। तो अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट देख रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें क्योंकि ये प्रश्न। तो जैसे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब हम पढ़ रहे हैं गठबंधन, ठीक है ना, कि गठबंधन की विशेषता क्या है, भारतीय राजनीति में गठबंधन की विशेषता क्या है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं पहला पॉइंट, ठीक है ना, जो पहला पॉइंट है वो इसको ध्यान रखना है कि गठबंधन में एक दल की प्रधानता होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे हम बार जैसे मैं आपको बता रहा था कि भारतीय राजनीति वर्तमान में दो गठबंधन है, एक तो एनडीए है, एक यूपीए है। एनडीए, ठीक है ना, तो एनडीए की में आप ध्यान रखें कि भाजपा एक प्रमुख दल है, यानी बाकी सभी दल हैं, 15-20 दल है जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान में एनडीए में भाजपा है, एक दल है वो प्रधान है, बाकी छोटे मोटे दल है लेकिन एक दल है जो प्रमुख होता है। और यूपीए की जब बात करें तो यूपीए में कांग्रेस एक प्रमुख है। तो ये जो पहली विशेषता हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में क्या है कि जो भी गठबंधन होता है ना, उस गठबंधन में एक दल की प्रधानता होती है, यानी पूरी टोली में एक है जो उस टोली को लेकर चलता है, ये एक ध्यान रखना है। अब दूसरी हम जब बात करें तो दूसरी गठबंधन में वितरणात्मक समानता का अभाव। तो गठबंधन में क्या है कि गठबंधन तो बन तो जाता है, जैसे कांग्रेस का गठबंधन बन गया, 15-16 दल उसके साथ है, लेकिन उस गठबंधन में क्या है कि उन सभी के विचार कॉमन नहीं है। जैसे हम बात करें नॉर्मली कि एक पार्टनरशिप हो रही है, अब पार्टनरशिप में 2-3 मिलकर काम कर रहे हैं तो थोड़े समय के बाद उनके विचारों में मतभेद आ जाते हैं। तो भारतीय राजनीति में जितने भी गठबंधन हैं उनमें विचारधाराओं का कॉमन नहीं है, विचारधारा समान नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ राजनीतिक जो दल होते हैं वो क्षेत्रीय हित के लिए आते हैं, कुछ राजनीतिक दल है वो स्वार्थ के लिए काम करते हैं, कुछ है वो राष्ट्रीय हित के लिए करते हैं। तो इसलिए उनके विचार अलग अलग होते हैं और अपने खुद की स्वार्थ सिद्धि की वजह से इन विचारधाराओं में एक समानता नहीं होती है। तो ये भारतीय राजनीति की विशेषता है। फिर हम यहाँ पे बात करें कि जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तीसरे पॉइंट में है कि गठबंधन में स्थायित्व का अभाव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि भारतीय राजनीति में जितने भी गठबंधन हुए हैं उसमें लगभग 80% तो ये संभावना रहती है कि वह गठबंधन कहाँ तक 5 साल पूरा करेगा या नहीं करेगा, 5 साल से पहले ही वो गिर जाता है, 5 साल से पहले ही गिर जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 1977 से लेकर अब तक हम जो गठबंधन देख रहे हैं उसमें लगभग अभी जो बात करें लोकसभा के गठबंधन चुनावों की, तो वर्तमान में 1996 की जो अटल जी की जो सरकार थी वही एक पहली सरकार थी जो पूरे गठबंधन के पूरे 5 साल यूज किए। इसके पहले बहुत सारे गठबंधन बने टूटे, यानी कोई भी सरकार है वो 5 साल काम नहीं करती है। तो इससे क्या होता है कि वापस चुनाव करवाना पड़ता है, और वापस चुनाव करवाने से नुकसान होता है, समय का अपव्यय होता है, पैसों का अपव्यय होता है, और राजनीति में गठबंधनी राजनीति से नए दलों को आने का मौका मिलता है। और इस तरह से ये राजनीति में एक पॉलिटिक्स ऐसा गेम हो जाता है जिसमें किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान रखना, भारतीय राजनीति में सरकार है पूरे 5 साल काम नहीं करेगी, क्योंकि छोटे मोटे दल हैं आपस में विचार एक नहीं होंगे तो सरकार गिर जाती है, क्योंकि ऐसी सरकार गठबंधनी सरकार मुश्किल से टक पाती है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि गठबंधन में स्थायित्व का अभाव है। जो गठबंधन होता है वो कंटिन्यू नहीं रहता, उसमें कुछ दल वापस निकल जाते, वापस आ जाते, निकल जाते, वापस आ जाते, तो इस तरह से स्थायित्व नहीं होता है। फिर बात करें अपने फोर्थ वाला पॉइंट, तो फोर्थ वाले पॉइंट में आप देखें यहाँ पे गठबंधन में स्पष्ट विचारधारा का अलगाव और अभाव। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि गठबंधन में
स्पष्ट विचारधारागत अलगाव का अभाव है। भारतीय राजनीति में इस समय दो ही गठबंधन प्रमुख है और प्रभावशाली हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, यानी एनडीए। एनडीए का यहाँ पे हिंदी में फुल फॉर्म दिया हुआ है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। फोर्थ वाले पॉइंट में आप देखें तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है। और दूसरा है यूपीए। यूपीए का यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और इस गठबंधन में कांग्रेस है वो प्रमुख दल है और बाकी छोटे दल हैं जो इसके साथ चलते हैं। तो इस तरह से इनके विचारधारा और सैद्धांतिक है, यानी कथनी करनी बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है इनमें। तो ये यहाँ पे बात किया कि इनकी गठबंधनों की जो विचारधारा वो स्पष्ट नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं। और वर्तमान में एक और दल है जो गठबंधन के तौर पे तीसरा हम कह सकते हैं, दो प्रमुख दल एक तीसरा और है, वो है तीसरा मोर्चा, जो मूलतः वामपंथी प्रभाव का है, यानी वामपंथी पंथ। और ये तीसरा गठबंधन है जो संभावना है एक सरकार बना सकता है या इसका प्रभाव रहता है। पांचवी विशेषता हम देख रहे हैं तो गठबंधन दल व सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर काम करता है। गठबंधन बन गया, गठबंधन जैसे यूपीए का है, एनडीए का है, तो वो उस गठबंधन में सभी दल एक दल की भावना से काम नहीं करते। उसमें कुछ एक जो नेता होते हैं वो इतने मतलब प्रमुख प्रकट कह सकते हैं प्रभावशाली होते हैं कि उसका ही प्रभाव पूरे गठबंधन पर पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें गठबंधनीय राजनीति के दलों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं वो उनका प्रभाव उस राजनीति और गठबंधन पर पड़ता है। तो ये जो विशेषता है, जो पांचवी विशेषता है, वो आपको ध्यान रखना है कि गठबंधन दल व सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर होता है, यानी नेता जैसा चाहे उस वैसा ही गठबंधन में होता है। तो दल वहाँ पे वैल्यू है जीरो हो जाती है। बहुत बार देखा होगा, जैसे जनता पार्टी के आप देखें तो जनता पार्टी में पहले हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो गठबंधन में उनका पार्टियों का महत्व न होगा, किसी व्यक्ति विशेष का होता है। जब वर्तमान में हम बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी गठबंधन है, तो इसमें गठबंधन सरकार में बाकी जितने गठबंधन है एनडीए के साथ, आपको पता नहीं कौन से कितने दल हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें प्रभावशाली व्यक्ति मोदी जी हैं। तो ये एक मतलब कुछ व्यक्ति हैं वो इसको प्रभावित करते हैं गठबंधन को यहाँ पे। फिर 6 नंबर यहाँ पे पॉइंट देखें तो आपको पता लग जाएगा। 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 नंबर पॉइंट में आप देखें यहाँ पे निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। मतलब इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो गठबंधन बनते हैं ना, वो किसी दूसरे गठबंधन का विरोध करने के लिए बनते हैं। जैसे पहले आपने बताया है कि 1977 में गठबंधन बना भाजपा का, तो उसके बाद खुद कांग्रेस ने भी एक गठबंधन बनाया था जो यूपीए कहलाता है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले देखो भाजपा का जो गठबंधन है जो एनडीए है वो क्यों आया, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से हटाना था। फिर ये जब आया तब कांग्रेस ने भी गठबंधन बनाया और वो चाहती थी कि अब मैं किसको हटाऊं, भाजपा की ये जो एनडीए जो गठबंधन है उसको हटाऊं। तो मतलब ये निषेधात्मकता के आधार पर आते हैं, एक दूसरे का विरोध करने के लिए इसको हटाना, इसी मंशा को लेकर गठबंधन बनता रहता है। और वर्तमान में आपको पता होगा महागठबंधन की बात चल रही है, यानी भाजपा जो प्रभावशाली दल है अभी गठबंधन की और सरकार की, तो उसको हटाने के लिए दूसरी विपक्ष पार्टी है वो महागठबंधन, सभी मिलकर एक बड़ा दल बना रहे हैं और भाजपा को केंद्र से निष्कासित करने की बात होती है। तो ये गठबंधन में बीजेपी कांग्रेस वगैरह ये जो है निषेधात्मक नीति पर ही चलते हैं। फिर जो अपना 7वां जो पॉइंट है वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है ना, ये एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, दल बदल की प्रवृत्ति। क्या होगा कि जब सरकार जीत जाती है, जो गठबंधन की दल की पार्टी है और वह राजनीति में होती है, तो कुछ दल हैं वो कुछ व्यक्ति या खुद पार्टियां भी होती है वो अपना दल बदल लेती है। तो इस तरह से सरकार बहुमत वाली होते हुए भी गिर जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कि सरकार की दल बदल की जो प्रवृत्ति है, जो गिन प्रवृत्ति, उसको रोका जाना चाहिए। तो ये व्यवस्था क्लियर दी गई, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा दल बदल की प्रवृत्ति को रोका गया, क्योंकि ये लोकतंत्र के नुकसानदायक है। गठबंधन बनता है और लोग दल पार्टी बदल लेते हैं, तो इस सरकार की जो व्यवस्थाओं में जब ये होता है तो गलत होता है। तो भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है गठबंधन की राजनीति में। फिर है जो अपना नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो आप ध्यान रखना, 8वां जो पॉइंट है, ठीक है ना। 8वां पॉइंट है दबाव की राजनीति। तो ये आपने देखा होगा, एक अकेला होता है वो बढ़िया काम करता है, स्वतंत्र काम करता है, लेकिन एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों के दबाव में काम करता है तो वो स्वतंत्र काम नहीं कर पाएगा, वो हमेशा मिला बुझा हुआ रहता है। जैसे हम एक बात करें, राजनीति में ऐसा जरूर है, हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि गठबंधन जब होता है तो प्रधानमंत्री स्वतंत्र और स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर बाकी दलों का प्रभाव रहता है। जैसे मान लेते ABCD 4 दल मिले और एक पार्टी थोड़ी बड़ी थी, उसमें से प्रधानमंत्री बना,
प्रधानमंत्री बना तो बाकी दल कहेंगे हमारे अनुसार काम करना, वरना हम तुम्हारी पार्टी से निकल गए तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से वह जो प्रधानमंत्री होते हुए भी वह बाकी के प्रभाव में रहता है। और गठबंधन की राजनीति में दबाव वाली राजनीति होती है, स्वतंत्र और राष्ट्र हित में काम नहीं होता, क्योंकि बाकी दल होते हैं वो अपने क्षेत्रीय हितों को या अपने क्षेत्रीय हितों की जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। तो गठबंधन की राजनीति में यही होता है कि राजनीति में स्वतंत्र और निष्पक्ष काम नहीं हो पाता है, और अब दबाव की राजनीति रहती है, स्वतंत्र काम नहीं हो पाता है कि भाई ये करना ही करना है, वो नहीं हो पाता, क्योंकि हमेशा डरे रहते हैं कि ये पार्टी मेरी निकल गई, मैंने मेरी पार्टी में जुड़ा हुआ डी दल है, इसकी बात नहीं मानी तो ये सरकार मेरे दल से निकल गया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से डरी सहमी सरकार होती है, दबाव वाली सरकार होती है, वो गठबंधन सरकार होती है, ये आप ध्यान रखना है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखें तो आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे जो आया है कि गठबंधन क्यों बनता है, गठबंधन क्यों बनता है। तो गठबंधन बनने का रीज़न यही है कि जब एक अकेला सरकार नहीं बना सकता, यानी चुनाव तो जीत गया, अब चुनाव जीतने के बाद उतनी सीटें नहीं जीती है जितना वो बहुमत बनाए, तो क्या करें। जब मुझे समझ लीजिए कि मुझे 50 रुपये की ज़रूरत है, मेरे पास कमाने के बाद भी 40 रुपये हुए, तो अब मैं क्या करूँगा, दूसरों से संभावना खत्म हो तो दूसरों से अपने क्या लैंड लेंगे, यानी उधार लेना पड़ेगा। तो इसी तरह राजनीति में भी गठबंधन क्यों किया जाता है, तो गठबंधन इसलिए किया जाता है कि गठबंधन में क्या होता है, दूसरों से, ध्यान रखना, गठबंधन में दूसरों से साठगांठ की जाती है, समझौता किया जाता है, और इस समझौते के द्वारा ही तो जैसे मैं आपको यही बता रहा था, तो आपको ध्यान रखना है कि गठबंधन क्यों बनता है, क्योंकि भारत में अब समझ लीजिए अगर 2 दल होते, 100 सीटें हैं, 2 दल होते तो किसी को पता है कि 51 मिलती तो किसी को कम मिलती, तो इस तरह से 2 दल होते हैं तब एक दल की सरकार बनना संभावित होता है। लेकिन अगर उसमें 100 सीटों में 10 दल बन गए, 10 दल बन गए तो सभी को अगर सीटें मिल जाती है, 10-15 सीटें मिलेगी, तो अब बहुमत किसको मिलेगा, बहुमत का मतलब 100 सीटें है तो 51 होना चाहिए, अब 51 तो किसको मिलेगी नहीं। तो इसलिए मजबूरन गठबंधन क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल हैं, और इस वजह से कोई भी दल है, एक अकेला दल है, वो गठबंधन मतलब बहुमत जितनी सीटें प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इसलिए दूसरी सीटों मतलब दूसरे दलों से गठबंधन करना पड़ता है, ताकि 3-4 या 10-15 दल मिलकर वो आंकड़ा छू ले जितना आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरत है। तो गठबंधन क्या होता है, बहुमत जिस सरकार बनाने के लिए खुद के पास बहुमत जितनी सीटें नहीं तो दूसरे दलों को अपने साथ मिलाएंगे, और टोटल बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए वो दूसरे दलों से गठबंधन करते हैं। तो इसलिए गठबंधन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब गठबंधन की राजनीति से क्या फ़ायदा है, गठबंधन होता है राजनीति में, लेकिन क्या गठबंधन की राजनीति फायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो गठबंधन की राजनीति को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि फ़ायदा है या नुकसान। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, तो गठबंधन की राजनीति है, इससे फ़ायदा है नुकसान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति को यहाँ पे हम देख रहे हैं नेगेटिव इफेक्ट के रूप में, देखें किसके रूप में, नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन अब प्रॉफिट क्या है यहाँ पे, गठबंधन की राजनीति नुकसान तो ज़्यादा, लेकिन फ़ायदा क्या है वो पहले देखते हैं। तो फ़ायदे में पहला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए आप, तो पहले पॉइंट में क्या कहा गया है, पहले पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है कि शासन निरंकुश नहीं बन पाता, यानी गठबंधन की राजनीति होती है ना, तो एक दल अकेला सरकार नहीं बना पाता, मतलब सभी दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो एक अकेला दल है वो तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि सभी दल मिलते हैं तो तानाशाही सरकार नहीं हो पाती है। गठबंधन की राजनीति से क्या होता है, जो भी शासक दल होगा वो निरंकुश तानाशाह नहीं हो पाता, क्योंकि सभी दल मिलकर आपस में समझौते से काम करते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रॉफिट है कि शासन सरकार है वो निरंकुश नहीं बन पाती है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखें, तो अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को फायदा, यानी एक ही दल अगर होता, 1 या 2 दल होते तो उसमें वही परंपरावादी नेता आते और वही सरकार चलती, तो दूसरे योग्य, भारत के योग्य जो व्यक्ति है वो नहीं आ पाते, योग्य व्यक्ति नहीं आ पाते। तो जब गठबंधन की राजनीति में क्या होता है, बहुदलीय व्यवस्था होती है, बहुत सारे अलग अलग दल होते हैं, तो कुछ दल हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, योग्य व्यक्ति होते हैं, तो वे गठबंधन के द्वारा सरकार में आ सकते हैं, वरना अदरवाइज वो सरकार में नहीं आ पाते। तो गठबंधन की राजनीति से होता क्या है कि दूसरे छोटे मोटे जो गठबंधन बनते हैं, छोटे दल है वो राजनीति में आते हैं, तो उससे जुड़े योग्य व्यक्ति हैं वह राजनीति में आते हैं, तो उससे फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना। छोटे मोटे दल के अंतर्गत, क्योंकि एक ही अगर दल रहेगा तो उसमें परंपरा वंशानुगत होता है, वो नए लोग नहीं आते, नई सीख नहीं मिलती। लेकिन परंपरागत से इम्पोर्टेंट ये हो जाता, मतलब ये
गठबंधन की राजनीति से ये फायदा जरूर है कि योग्य व्यक्तियों का राजनीति में आना और उससे देश को फायदा मिलता है, ये आप इसको ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम देखें तो तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, तीसरे पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है कि व्यापक जन समर्थन। यहाँ पे जो आप बात करें जो पॉइंट है अपने तीसरा, तो यहाँ पे कहा गया है व्यापक जन समर्थन, यानी कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है कि जब आप अलग अलग बहुत सारे दल हैं तो हर एक दल है वो अपनी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, तो इसके लिए वो भारत में व्यापक स्तर पर जनमत समर्थन की गुंजाइश करता है। वो सोचता है कि मैं गठबंधन सरकार न बनाऊं, मैं एक अकेली बहुमत की सरकार बनाऊं, तो इसलिए वो भाग दौड़ करता है और देश के कोने कोने से लोगों से समर्थन जुटाता है, जनमत प्राप्त करता है। तो इस तरह से एक अकेला दल, अगर दो दल होते ना तो पता है कि अब जितना दौड़ेंगे एक आदमी जीतने वाला है, तो वो इसमें संभव ज़्यादा वो जनमत का मतलब ज़्यादा जागरूकता नहीं होती है, ज़्यादा वोट के लिए दौड़ते नहीं है। लेकिन बहुत सारे दल होते हैं तो सभी देश के कोने कोने में दौड़ कर जनमत लाने की प्रयास करते हैं, तो इस तरह से बहुमत लाने का प्रयास करते हैं। तो ये होगा कि व्यापक जनमत समर्थन, यानी वोटिंग भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग इससे जुड़ते हैं। फिर है सशक्त विपक्ष का निर्माण। अब इस तरह से हम बात करें तो गठबंधन की राजनीति में क्या होता है कि एक गठबंधन बन गया सरकार वाला, तो दूसरा विपक्ष वाला गठबंधन, यानी दूसरे जो सरकार में नहीं आए हैं वे दूसरे अपना गठबंधन बनाएंगे और विपक्ष की राजनीति का खेल खेलेंगे, यानी जो बहुमत वाली सरकार है उसकी कमियां निकालने का प्रयास करेंगे। इस तरह से जो गठबंधनी सरकार है वो सही से काम करने का प्रयास करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसका विपक्ष मजबूत है, तो हमने थोड़ी कमियां की तो विपक्ष हम पर हावी हो जाएगा। तो इस तरह से राजनीति में विपक्ष मजबूत बनता है, और विपक्ष मजबूत कब बनता है? गठबंधन की राजनीति में। फिर देखिए अतिवादिता से मुक्ति, यानी इस अतिवादिता से ये है कि कोई एक आध दल है वो ज़्यादा एग्रेसिव क्रोध वाली राजनीति नहीं अपनाए, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में छोटे मोटे दल है तो आपस में सहयोग और मित्रता से रहना उनका हो जाता है, क्योंकि अकेला दल होता है वो तानाशाही जरूर कर सकता है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में किसी अकेले को राजनीति में हक नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से अतिवादिता नहीं हो पाती है। अब गठबंधन की राजनीति से नुकसान क्या है? नुकसान क्या है आप समझ रहे हैं ना? नकारात्मक प्रभाव। गठबंधन की राजनीति से आप ध्यान रखना कि नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय राजनीति पर, तो वो आप ध्यान रखें। तो पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि गठबंधन की राजनीति से यहाँ पे क्या होता है कि अस्थायी सरकार बनती है। कैसी सरकार बनती है? अस्थायी, क्योंकि गठबंधन में यानी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप कब तक चलेगी? कभी न कभी तो गिरेगी, नुकसान होगा। तो इस तरह से गठबंधनी सरकार में एक अकेली दल सरकार नहीं बना पाती, तो 2, 4, 5 दल आपस में मिलकर सरकार बनाते। तो 2, 4, 5 दल मिलकर सरकार बनाएंगे तो सभी के विचार तो समान नहीं होते। अब विचार समान नहीं होते, कोई कभी भी गिर सकता है। कोई दल है वो अपने कहेगा मैं तेरे पार्टनरशिप में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर निकल जाता, तो वो सरकार गिर जाती है। तो ध्यान रखना, अब तक आपने अगर देखा है तो गठबंधन की सरकारें बहुत कम ऐसी सरकारें होती है जो पूरे 5 साल काम कर पाती है, क्योंकि वो समय से पहले ही गिर जाती है। तो गठबंधनी जो सरकार है उन सरकारों का निर्माण है वो अस्थायी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गठबंधनी सरकार अस्थायी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे ध्यान रखें तो मैं आपको बता दूँ कि गठबंधनी सरकार है वो अस्थायी तो होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या और इम्पोर्टेंट जो आपको पॉइंट याद रखने हैं तो वो देखिए। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत कमजोर होने का भय, यानी जब आपस में गठबंधन सरकार होती है तो ये कहेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वाला दल लेगा, ये दल लेगा, या मेरा वाला दल लेगा। तो यहाँ भी कहने का मतलब है इसमें गठबंधन सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व है उसकी कमी देखने को मिलती है। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि सभी दल अलग अलग दल हैं वो गठबंधन सरकार बनाते हैं, तो हर दल अपने अपनी स्वार्थों की पूर्ति करता है, और इस तरह से उत्तरदायित्व है वो कौन निभाएगा? तो उत्तरदायित्व की कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पर? गठबंधन सरकार में, ठीक है, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। फिर है तीसरा पॉइंट कि गठबंधन सरकार वो हमेशा कमज़ोर होती है। मान लीजिए 4 दलों से मिलकर एक प्रधानमंत्री बनता है, तो वो प्रधानमंत्री अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, वो दूसरे दलों की सुनेगा, ठीक है ना। यानी इस तरह से दूसरा कोई दल है वो कहेगा मेरे राज्य में मैं इस राज्य से, तो मेरे राज्य में तो काम कर। एक दूसरा दल कहेगा नहीं मेरे राज्य में काम कर, पहले वो कहेगा मेरे राज्य में काम कर। तो इस तरह से गठबंधन सरकार में राष्ट्र हित में कोई काम नहीं होता है, ये आपस में अपने क्षेत्रीय हितों के लेकर सिमट जाती है। तो गठबंधन सरकार है वो आपस में छोटे छोटे विचारों पर भी कभी कभी गिर भी सकती है। तो गठबंधन सरकार वो कमज़ोर होती है। एक मजबूत, एक अकेला एक तो काम कर सकता है, एक 4 जने मिलकर उसी काम को करें, अलग अलग विचार वाले। ऐसे तो पता है ये काम को 4 जने मिलकर करें तो जल्दी होता है, लेकिन अगर 4 जने अपने खुद के फायदों को लेकर करेगा, वो कहेगा मेरा फायदा हो, वो कहेगा मेरा फायदा हो, तो 4 जने मिलकर भी वो काम नहीं कर पाते जो एक अकेला कर पाता है। तो गठबंधन सरकार कमज़ोर होती है, वीक है जो यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। फिर है प्रधानमंत्री की भूमिका में सीमितता। प्रधानमंत्री
उस ढंग से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो एक अकेली पार्टी का अगर वो नेता होता, वो तो जिस ढंग से वो काम कर पाता, ऐसी बहु गठबंधनी सरकार में प्रधानमंत्री काम कर नहीं पाता है। क्योंकि 4 दलों का मिलकर एक प्रधानमंत्री बनता है, तो वो क्या करेगा, इन सबकी सुनेगा। तो इस तरह से वो इसकी भी सुनेगा, इसकी भी, इसलिए से वो थोड़ा कमज़ोर प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि सबकी सुन के। वरना ये कहेगा मैं तानाशाह कर लूँ, तो ये कहेगा मैं निकल जाऊँ बाहर, मैं तेरी पार्टी से निकल जाऊंगा, तो ये कहेगा अरे तू निकल गया तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। तो इसलिए क्या होता है, ये प्रधानमंत्री वो सबकी बात सुनता है, तो ऐसा प्रधानमंत्री थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें इस चीज़ को। तो प्रधानमंत्री पूरे व्यवस्थित रूप में स्वतंत्र काम नहीं कर पाएगा, उसकी पावर है वो लिमिटेशन होगी, क्योंकि दूसरे जो दल होते हैं गठबंधन में वो उसकी राजनीति पर हावी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना इस चीज़ में। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो आपको ध्यान होगा कि गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये आप देखा है कि गठबंधन में क्या होता है कि गठबंधन में दूसरे दलों से गठबंधन करना पड़ता है, तभी तो सरकार बनती है। तो वे जिससे कोई राजनीतिक पार्टी गठबंधन करती है, वे क्षेत्रीय दल होते हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए शिवसेना है, आप है, ऐसे बहुत से दल हैं, तो वो केंद्र सरकार में गठबंधन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, मेरे महाराष्ट्र का, मेरे दिल्ली का पहले सही होना चाहिए, मेरी सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरह से क्षेत्रीय दलों की संभावना ज़्यादा होगी, तो क्षेत्रीय दल अपने हितों को लेकर ध्यान रखेंगे, तो राष्ट्रीय हित में काम नहीं होगा। तो गठबंधन राजनीति में क्या होता है कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता है, जो एक तरह से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। फिर सरकारों में स्थायित्व नहीं होता है, ये तो मैंने अभी बताया था कि गठबंधन सरकार है वो स्थायी नहीं होती है, कभी भी गिर जाएगी, क्योंकि मिलीजुली सरकार होती है, 4 जने हैं, तो कौन कब फिसल जाए पता नहीं, कौन कब साथ छोड़ जाए पता नहीं। तो गठबंधन सरकार स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें बाकी दलों से मिलकर होती है सरकार, ये गठबंधन सरकार होती है, यानी गांठ वाली सरकार है, तो गांठ वाली सरकार कभी भी खुल जाएगी। एक तो सिंपल होती है जो पूरी स्वतंत्र काम करती है, लेकिन गांठ वाली सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र काम नहीं कर पाती, तो गठबंधन सरकार अस्थायित्व होती है, समय 5 साल से पहले वो गिर जाती है। और राष्ट्रीय एकता को नुकसान, यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है आप ध्यान रखें, तो 7वें पॉइंट में क्या कहा है, राष्ट्रीय हित को नुकसान होता है, क्योंकि छोटे मोटे दल हैं वो मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, मेरा फायदा हो, मेरे राज्य का फायदा हो। तो इस तरह छोटे मोटे दल सभी है अपने अपने राज्य का करेंगे, तो देश का फायदा कब होगा, तो गठबंधन की राजनीति से राष्ट्र हित को नुकसान होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। फिर है 8वां पॉइंट है, सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव होता है, यानी सब आपस में दल मिलेंगे तो राष्ट्र हित में काम नहीं होता है, तो राष्ट्र हित में काम नहीं होगा तो विदेश नीति सही नहीं होगी। यहाँ पे हम बात करें, विदेश नीति है वो एक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाई जाती है, तो आपस में वे बिखरे हुए दल होंगे, ठीक है ना, वो गठबंधन बनाएंगे तो एक नीति पर नहीं चलेंगे। जब हम देखते हैं 4-5 मिलकर काम करते हैं तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, एक जैसी नीति नहीं होती। तो इस तरह से गठबंधन की राजनीति में क्या होता है, विदेश नीति है वो प्रभावशाली नहीं हो पाती, सुदृढ़ और अच्छी विदेश नीति नहीं हो पाती है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे जो 11वां नंबर पॉइंट है, उससे पहले अगर कुछ पॉइंट रह रहा है तो वो हम देख लेते हैं। 9 नंबर यहाँ पे कहा गया है कि सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य कर नहीं पाती, मतलब जैसे 4 जना है तो ये दल कहेगा ये वाला काम करो, वो कहेगा इस नीति पर काम करो, ये कहेगा दूसरी वाली नीति पर काम करो, इस तरह सभी बिखरे हुए होंगे, सबकी अलग अलग नीति होंगी, सबकी अलग अलग कार्य करने की मंशा होगी, तो एक विस्तृत एकतापूर्ण कार्य नहीं हो पाता गठबंधन में, और छोटे मोटे राजनीतिक दल ज़्यादा बनेंगे। अब पता है कि ये वाला दल था, ये भी राजनीति में आ गया, केंद्र में आ गया, तो और छोटे छोटे दल बनेंगे, तो जितने ज़्यादा छोटे छोटे दल बनेंगे उतनी ज़्यादा बहुमत की संभावना से दूर होते जाएंगे, और उतनी ज़्यादा गठबंधन के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, और गठबंधन से नुकसान तो होता ही है। फिर सरकार के विभिन्न मंत्रालय में तालमेल का अभाव होता है, मंत्रालय में तालमेल का अभाव होता है, ये ध्यान रखना है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात करें, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है ये, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं यही बात कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं, तो इसको आप ध्यान रखें कि वर्तमान में पूछा जा सकता है भारतीय राजनीति में कौन सी 2 महत्वपूर्ण गठबंधन है, एनडीए और यूपीए। तो एनडीए में आपको ध्यान रखना, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना, और ये इसमें प्रमुख पार्टी तो कौन सी है, भाजपा, लेकिन इसके अलावा भी पार्टियाँ इसमें शामिल है। तो आप देखें यहाँ पे हाईलाइट में अकाली दल, शिवसेना, लोक जनपार्टी और ILSP, PM, ये सिर्फ बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियाँ हैं, तो आप इसी को ध्यान रखें। दूसरा प्रमुख गठबंधन है, और ये ध्यान रखना कि गठबंधन यूपीए गठबंधन है एनडीए, तो एनडीए गठबंधन में लगभग 13 से ज़्यादा दल है जो एनडीए के साथ है, और यूपीए में
जो संयुक्त मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है और उसमें कांग्रेस प्रमुख दल है। इसके साथ कौन कौन से दल हैं, तो राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, ये छोटे मोटे दल हैं जो यूपीए के साथ हैं। और तीसरा एक और ढांचा है, गठबंधन है, हम देखने को मिलता है, नहीं देखो मतलब ज़्यादा सरकार तो केंद्र में नहीं बनाता लेकिन ये प्रभावित जरूर करता है गठबंधन को, तो वह वामपंथी राजनीतिक गठबंधन, और ये राजनीतिक दलों में विद्यमान है। और चौथा है वे राजनीतिक दल जो तीनों गठबंधन से अलग हैं। चौथा गठबंधन वो है जो इन तीनों से अलग हैं और वह राजनीति को प्रभावित करता है, जैसे अन्ना द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल और यूनाइटेड। मतलब ये कभी न कभी चौथा वर्ग है, ये कभी न कभी संयुक्त गठबंधन के सदस्य रहे हैं लेकिन वर्तमान में ये उनसे अलग हैं, तो ये गठबंधन की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे यही कहूँगा कि अगर ये अच्छा लगा है तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और कोई समझ नहीं आया तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये सुझाव दें कि सर ये वाला चीज़ें पसंद या ये चीज़ें हैं जो थोड़ा डाउट है, तो आप मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।